वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो से हम लोग रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ेस करेंगे। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ेस जो हैं वो सारी की सारी प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर ली थी। किसी को कोई मसला हो तो यू गाइस कैन आस्क। और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ेस। ठीक है, अब रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ेस जो है ना, उसमें जैसे कि नेम से इंडिकेट हो रहा है कि इसमें क्या मसला होगा, रिस्ट्रिक्शन होगी लंग्स में। क्यों रिस्ट्रिक्शन होगी? मतलब कोई फाइब्रोसिस हो सकती है लंग्स में, ठीक है, जिसमें कोलेजन डिपोजिशंस मेनली होती हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन हो सकती है जिसमें ग्रैनुलोमास बनते हैं, ठीक है, लंग्स में। ठीक है, इसके अलावा यूसिनोफिलिक हो सकता है और स्मोकिंग रिलेटेड भी हो सकता है। ठीक है, तो उसकी वजह से आपके लंग्स जो होते हैं वो नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाते, क्योंकि लंग्स का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स होते हैं ना वो लॉस हो चुके होते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग ऑलरेडी मैं ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ की जो फर्स्ट वीडियो थी ना, तो उसमें मैंने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर लिया था। हमारे पास FEV1 और FVC और इसका रेशो। ठीक है, FEV1 तो हमें पता है ना, फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड होता है। ठीक है, तो अब जो रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल मैं लंग्स की डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, ये हो गया लंग्स। ठीक है, अच्छा, अब फॉर एग्जांपल रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ है। ठीक है, अब रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ में क्या होगा कि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, मतलब ये लंग्स का एरिया जो है पहले से ख़राब है, मतलब ये नॉर्मल फंक्शन कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जब आप फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड की बात करोगे ना, तो वो 1 सेकेंड में आप उसको कहो कि जितनी सांस 1 सेकेंड में निकाल सकते हो वो निकाल लो, तो वो जितनी भी लंग्स का वॉल्यूम होगा वो 1 ही सेकेंड में बाहर चला जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद जब आप उसको कहते हो कि फोर्स वाइटल कैपेसिटी जो होती है ना, उसको कहोगे कि जितनी सांस निकाल सकते हो, जितनी लंग्स से तुम्हारी कैपेसिटी है, सारी की सारी सांस जो है वो बाहर निकाल दो ना, तो वो बाकी उसकी सांस उसकी लंग्स में बची नहीं होती, क्योंकि जितनी उसकी सांस इस एरिया में होती है वो 1 सेकंड में निकाल चुका होता है, और जो इस एरिया में सांस होती है वो जो होता है वो फंसी होती है। मतलब ये जगह ऑलरेडी ख़राब है, इसका कोई फंक्शन नहीं है, सड़ी हुई जगह है, तो उसका कोई फंक्शन नहीं होगा, तो फोर्स वाइटल कैपेसिटी जो होगी उस बंदे की बहुत कम होगी। ठीक है, या बिल्कुल ज़ीरो होगी। ठीक है, जब आप इसका रेशो लेते हो FEV1 डिवाइड बाय FVC का, तो रेशो जो है वो एज़ कम्पेयर टू द रेशो इन दी ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ जो है वो उससे ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो इस तरह हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव और रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ में। ठीक है, इसके रेशो को देख के। ठीक है, अच्छा, अब ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ में हमारे पास कुछ क्लिनिकल सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें हाइपोक्सिया नज़र आता है, मतलब बंदे को सांस लेने में मसला आता है। ऑब्वियसली लंग्स का इतना ज़्यादा पार्ट जो है वो डैमेज हो चुका है। ठीक है, जैसे कोविड-19 के केसेस, जो अब कोविड आजकल चल रहा है, तो उसमें भी रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ की वो एग्जाम्पल है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास लंग्स की फाइब्रोसिस स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, मतलब कि लंग्स का एरियाज जो होते हैं वो नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, मतलब लाइफ टाइम नॉन फंक्शनल हो जाते हैं। ठीक है, कुछ केसेस होते हैं कि लंग्स के एरिया जो होते हैं वापस रिग्रो, मतलब नॉर्मल फंक्शन में आ सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें लंग्स का फॉर एग्जांपल इतना ज़्यादा एरिया जो है वो डैमेज हो चुका है, तो परमानेंट डैमेज है, वापस ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होता है कि फाइब्रोसिस वगैरह होती है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हाइपोक्सिया हो जाता है, मतलब ऑक्सीजनेशन नहीं होती प्रॉपरली ब्लड की ऑल ओवर द बॉडी। इसके अलावा डिस्पनिया होता है, मतलब बंदे को सांस लेने में मसला आ रहा होता है, ब्रीथलेसनेस होती है। ठीक है, इसके अलावा आप जब उसमें एक्सरे में देखते हो ना, तो आपको ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस नज़र आना शुरू हो जाती है। ये मैं आपको वो दिखा देता हूँ एक्सरे। ठीक है, तो उसमें आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा कि इस तरह जो है ना, साइडों पे आपको नज़र आ रहा होगा कि आपको ऐसे लाइनें और बैड शेप स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, तो दैट्स इज़ नॉट नॉर्मल। ठीक है, तो ये आपको रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ में नज़र आएगा। इसके अलावा आपको इसी रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ में हनी कोम अपीयरेंस भी नज़र आना शुरू हो जाएगी, जो आपको अभी एक्सरे नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग आते हैं प्रॉपरली इसकी डिफरेंट टाइप्स पे। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले करेंगे फाइब्रोसिंग
डिजीज़, ठीक है, जो फाइब्रोसिंग कॉज करती है, ठीक है। अब फाइब्रोसिक डिजीज़ में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, डिफरेंट डिजीज़ हैं जो हम लोग इंडिविजुअली सारी वन बाय वन कर लेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, ठीक है। इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस का मतलब क्या है? इडियोपैथिक मतलब कि वी डोंट नो द कॉज, ठीक है। एंड पल्मोनरी मीन्स लंग्स एंड फाइब्रोसिस मीन्स के फाइब्रस कोलेजन की डिपोजिशन हुई है, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, उन चीज़ों की डिपोजिशन वगैरह हुई हुई है, ठीक है। तो वो जगह लंग्स की नॉन फंक्शनल हो गई है, ठीक है। तो दैट्स इट। अब इसकी अगर आप डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन की बात करो ना, तो वी आर गोना हैव दी प्रोग्रेसिव, मतलब आहिस्ता आहिस्ता, पैची इंटस्टिशियल फाइब्रोसिस, मतलब पैचेस में होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये लंग्स है तो पैचेस में नज़र आएगा, इधर 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 नज़र आएगा, ठीक है। तो पैचेस में इंटस्टिशियल फाइब्रोसिस होगी और ये बायलैटरल हो रही होगी, दोनों साइडों पे हो रही होगी। ये नहीं है कि सिर्फ एक साइड ऑफ लंग्स में होगी और दूसरी साइड में नहीं होगी, दोनों साइडों में एक साथ साथ हो रही होती है। तो क्या होता है? प्रोग्रेसिव पैची फाइब्रोसिस, ठीक है, और बायलैटरल हो रहा होता है, ठीक है। अब इसकी अगर आप पैथोजेनेसिस की बात करो ना, तो इसमें बुक में थोड़ी अजीब बातें लिखी हुई हैं, लेकिन मेनली जो है ना वो यही इंपॉर्टेंट है, पेपर में यही लिख लो, इट्स मोर देन इनफ, ठीक है। क्या होता है कि हमारे पास रिपीटेड इंजरी हो रही होती है, कोई भी स्टिमुलस हो सकता है जो मैं बता दूंगा, ठीक है, कोई भी हो सकता है। इडियोपैथिक है ना, तो कॉज तो हमें अननोन है, मतलब बहुत सारी कॉजेज़ हमारे दिमाग में आ सकती हैं कि सिगरेट स्मोकिंग भी हो सकती है, इसके अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में और बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, इसके अलावा कोई जो है वो म्यूटेशंस वगैरह हो सकती हैं, अल्टीमेटली इट लीड्स टू दिस IPF, ठीक है। तो रिपीटेड डैमेज हो रहा होता है, ठीक है, और वो डैमेज जो होता है ना वो उसकी रिपेयर प्रॉपर नहीं हो रही होती, ठीक है। रिपीटेड इंजरी हो रही होती है एंड डिफेक्टिव रिपेयर, मतलब रिपेयर प्रॉपर नहीं हो रहा होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल इन लोगों ने दी हुई है बहुत सारी, कि बहुत सारी कॉजेज़ हो सकती हैं, कोई स्पेसिफिक कॉज नोन नहीं है। जैसे गर्ड में क्या होता है? गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ जो होता है, उसमें हमारे पास क्या होता है, उसमें क्या होता है कि हमारे पास जो स्टमक का पानी होता है, कड़वा पानी जो होता है, वो मुंह से आना शुरू हो जाता है एसोफेगस तक, ठीक है। एसोफेगस तक पहुंचता है, एसोफेगस तक पहुंचने के बाद हो सकता है कि वो मेडिएस्टिनम में भी चला जाए, मेडिएस्टिनम में मेडिएस्टिनाइटिस वगैरह कॉज कर सकते हैं, अल्टीमेटली वो लंग्स को डैमेज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास गर्ड की वजह से बहुत सारी म्यूटेशंस भी हो सकती हैं विच लीड्स टू फाइब्रोसिस, ठीक है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि सिगरेट स्मोकिंग हो गई, ठीक है, सिगरेट स्मोकिंग वगैरह हो गई, या कोई माइंस वगैरह में कोई काम कर रहा है, धुआं बार बार उसके लंग्स में जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है, वो जो है वो ये कॉज कर सकते हैं, जैसे कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस वाला जो है वो भी ये कॉज कर सकता है। इसके अलावा हमारे पास टीलोमरेज जो है उसका फंक्शन लॉस हो जाता है। तो टीलोमरेज जो है हमारे पास एक एंजाइम होता है जो टीलोमर की लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल टीलोमरेज का फंक्शन लॉस हो गया है, तो क्या होगा कि जो टीलोमर है वो जल्दी मर जाएगा, ठीक है। वो जल्दी मर जाएगा तो इसकी वजह से एजिंग हो जाएगी एंड अल्टीमेटली फाइब्रोसिंग हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास MUC5B एक जीन होता है जो म्यूसिन बनाता है, ठीक है, म्यूकस बनाता है, उसकी म्यूटेशन हो जाए, ठीक है, तो अल्टीमेटली इट लीड टू फाइब्रोसिस एंड देयर इज़ गोइंग टू बी सर्फेक्टेंट जीन, ठीक है। अगर उसकी म्यूटेशन हो जाए तो इट कैन ऑल्सो लीड टू दिस इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, ठीक है। तो मतलब हमारे पास डिफरेंट कॉजेज होती हैं, कोई स्पेसिफिक कॉज हमें नोन नहीं होती, ठीक है। इंजरी होती है और उसकी प्रॉपर रिपेयर नहीं होती, ठीक है। अब मॉर्फोलॉजी जो है ना वो इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, हमें क्या नज़र आता है, जैसे हमारे पास लंग्स है, तो लंग्स जब आप नॉर्मली इसको ग्रॉस अपीयरेंस में देखोगे तो हमारे पास डिफरेंट लोब्स होते हैं लंग्स के। फॉर एग्जांपल एक लोब है, दो लोब हैं, तीन लोब हैं, ठीक है, लोब्स होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि लोब टू लोब फाइब्रोसिस होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फाइब्रोसिस है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो आपको ऐसा नज़र आ रहा होता है कि ये पत्थर है, पत्थर, सख्त पत्थर की तरह आपको अपीयरेंस दे रहा होता है, ठीक है। तो उसको आप कहते हो कॉबल स्टोन पैटर्न, जो है लोब टू लोब फाइब्रोसिस, ठीक है। इसके अलावा जब आप इसको काटते हो ना, लंग्स के पार्ट को काटते हो, मतलब लंग्स को आपने देखना है कि इसमें फाइब्रोसिस हुई है कि नहीं हुई हुई, ठीक है। तो आप लंग्स का क्रॉस सेक्शन लेते हो, ठीक है, तो उसमें आपको वाइट फाइब्रोसिस नज़र आना शुरू हो जाती है, ठीक है। और मेनली जो है ना ये लोअर लोब में प्रीडोमिनेंट होती है, ठीक है।
अच्छा, इसके अलावा आपको जो है ना, जब आप हिस्टोलॉजिकली देखते हो ना, तो आपको पैची फाइब्रोसिस नज़र आना शुरू हो जाती है। हमने क्या कहा है, पहले तो हमने कोबल स्टोन हमें नज़र आया है, ठीक है, कोबल स्टोन पैटर्न था, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो कट में जब हमने देखा तो हमें वाइट फाइब्रोसिस नज़र आई, ठीक है। फिर इसके बाद जब हमने हिस्टोलॉजिकली देखा तो हमें इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस नज़र आई। इसके अलावा हमें फिब्रोब्लास्टिक जो है ना फोकाई नज़र आएंगे, ठीक है। मतलब फिब्रोब्लास्ट की डिपोजिशंस कई कई जगहों पे शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे शुरू हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद ये फिब्रोब्लास्टिक डिपोजिशन जो है वो इतनी ज़्यादा फैल जाएगी कि वो आपकी अल्टीमेटली एंड में बना देगी हनी कॉम फाइब्रोसिस, ठीक है। अब हनी कॉम फाइब्रोसिस जो होता है वो क्या क्या करता है, हनीकॉम फाइब्रोसिस ऐसे करके नज़र आता है, जो मैं आपको एक्सरे दिखा भी चुका हूँ, ठीक है। तो हनीकॉम फाइब्रोसिस में वगैरह हाफ दी जो एल्व्यूलर वॉल होता है उसका कोलैप्स हो जाता है, मतलब वो पिचक जाता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ऐसे स्पेसेस बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, विच आर लाइंड बाय हाइपरप्लास्टिक टाइप 2 नीमो साइट, ठीक है, हाइपोप्लास्टिक टाइप 2 नेमोसाइट। अच्छा, अब क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं। तो क्लिनिकल फीचर्स में बंदे को, जब बंदा आपके पास पेशेंट आता है ना, तो उसको खांसी लगी होती है, बहुत तेज़ से खांस रहा होता है। इसके अलावा उसको डिस्पनिया होता है, ठीक है, उसको ब्रीथलेसनेस की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इसके अलावा उसकी जो जब वो इनहेल कर रहा होता है ना, तो उसकी जो सांस होती है बहुत ड्राई होती है। और दूसरा जो होता है ना, उसकी जो सांस होती है ना, वो आपको ऐसे वेलक्रो लाइक क्रैकल्स नज़र आ रहे होते हैं। अब वेलक्रो क्या होता है, जब ये हम लाइक फॉर एग्जांपल ये हमारे पास तो फ़िलहाल चार्जर है, ठीक है। तो आप जब चार्जर में देखते हो या कोई बैग वगैरह हो, तो उसमें आपको ऐसे करके ये वो नज़र आ रहा होता है, ठीक है, ऐसे बंद करने के लिए, ठीक है। तो जब आप इसको खोलते हो, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अब मेरा एक हाथ जो है वो है, देखो, एक मिनट, ये जो, ठीक है, ये मैंने खोला है, ठीक है, दोबारा कर देता हूँ, ये देखो, ठीक है। तो ये जो साउंड आ रहा है ना, ठीक है, तो इस तरह उस बंदे का इंस्पायरेशन में साउंड आ रहा होता है। इसके अलावा साइनोसिस होता है, ऑल ओवर द बॉडी ब्लू हो जाती है। डिस्कलरेशन ऑब्वियसली हाइपोक्सिया है, सांस लेने में उसको मसला हो रहा है बिकॉज ऑफ ऑल द फाइब्रोसिस एंड सही है। इसके अलावा जो है ना कॉर पल्मोनेल नज़र आना शुरू हो जाता है। अब कॉर पल्मोनेल क्या है, जो राइट साइड ऑफ द हार्ट होता है, राइट एट्रियम मेनली, उसके जो स्ट्रक्चरल और जो फंक्शंस होते हैं वो लॉस हो चुके होते हैं, ठीक है। इसके अलावा उसको पैराफिल एडेमा नज़र आना शुरू हो जाता है ऑल ओवर द बॉडी, ठीक है। दैट्स इट, दीज आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द IPD, सॉरी, idiopathic pulmonary fibrosis, ठीक है। एंड इफ़ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन, सो यू गाइस कैन आस्क, एंड थैंक यू।